नमस्कार, मैं ब्रिजभूषण, प्रवक्ता जीव विज्ञान विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड। आज के जीव विज्ञान शिक्षण में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का भाग 4। आज के हमारे चर्चा बिंदु होने वाले हैं परागण के माध्यम, जिसमें हम देखेंगे अजैविक माध्यम, जैविक माध्यम, वायु परागण, जल परागण, कीट परागण और जंतु परागण। तो परागण के मुख्यतः दो माध्यम हैं, जिनमें पहला है अजैविक माध्यम, जिसमें वायु परागण और जल परागण आते हैं, यानी कि एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। और दूसरा है जैविक माध्यम, जिसमें आते हैं कीट परागण यानी एंटोमोफिली, पक्षी परागण यानी ऑर्निथोफिली, चमगादड़ द्वारा परागण यानी चिरप्टेरोफिली, घेंगा परागण यानी मेलेकोफिली और चींटी परागण, जिसे हम मिर्मिकोफिली भी कहते हैं। अब एक-एक करके हम जैविक और अजैविक कारकों को समझते हैं। सबसे पहले अजैविक कारक, जिसमें आता है वायु परागण यानी कि एनिमोफिली। तो वायु द्वारा पौधों के परागण को एनिमोफिली के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आपने देखा कि हवा के झोंके से किस प्रकार परागकण यानी कि पोलन ग्रेन एक पौधे से दूसरे पौधे तक ट्रेवल करते हैं, और इसी को कहते हैं वायु परागण यानी एनिमोफिली। अब देखते हैं वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं, यानी कि जिन पौधों में वायु के द्वारा परागण होता है, उनके पुष्पों में क्या विशेषताएं होती हैं, क्या वो कुछ खास होते हैं। जिसमें पहली विशेषता है आकर्षण रहित, यानी इन पुष्पों में कुछ खास आकर्षण नहीं होता, क्योंकि इन्हें किसी पक्षी या कीट को आकर्षित नहीं करना होता। वो हम आगे देखेंगे कि पुष्प का आकर्षक रंग क्यों होता है। दूसरी विशेषता है ये रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं। फिर से इन्हें किसी भी जीव को आकर्षित नहीं करना, अपने रंग, अपनी गंध से या फिर किसी और वजह से, तो इसलिए ये रंगहीन और गंधहीन होते हैं। अगली विशेषता है ये अत्यधिक संख्या में बनते हैं। अब अगर एक परागकण यानी कि पोलन ग्रेन को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक या एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाना है, तो उसे एक लंबा सफर तय करना होता है। कई बार ये किलोमीटर्स में ये दूरी होती है। तो इसलिए परागकण बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, ताकि अगर कुछ नष्ट हो भी जाते हैं, अंत में मादा पुष्प तक पहुंच सकें। अगली विशेषता है मकरंद रहित होते हैं ये पुष्प। तो वायु परागित पुष्पों की एक विशेषता और है कि इनमें मकरंद यानी कि जो नेक्टर होता है वो नहीं बनता है, क्योंकि वो कीटों का भोजन है। यहाँ पर कीटों की आवश्यकता है नहीं, तो इसलिए ये पुष्प मकरंद रहित होते हैं। अगली विशेषता है कि ये पुष्प ज्यादातर एक लिंगी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक लिंगी पुष्पों में पर परागण होता है, यानी कि एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प तक परागकणों को गति करना होता है, क्योंकि एक पुष्प में या तो स्त्री केसर होगा या फिर पुंकेसर। तो इसलिए ऐसे पुष्प एकलिंगी होते हैं, ताकि इनके परागकण वायु द्वारा ट्रेवल करके दूर तक दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच सकें। वायु परागण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मक्का, घास, सहतूत और हेजल। इन सभी पौधों में वायु के द्वारा परागण देखने को मिलता है। अगला अजैविक माध्यम है जल परागण यानी कि हाइड्रोफिली। तो जल द्वारा पुष्प के परागण को हाइड्रोफिली के रूप में जाना जाता है। हाइड्रोफिली निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। तो जल परागण के दो भाग हैं। हाइपोहाइड्रोफिली, इसमें वे पौधे शामिल हैं जो पानी के अंदर परागण करते हैं, क्योंकि वे इसमें डूबे होते हैं, जैसे कि जोस्टेरा। और दूसरा होता है एपीहाइड्रोफिली, यानी कि वे पौधे जो पानी की सतह पर अपना परागण की प्रक्रिया को करते हैं। और इसका उदाहरण है वेलिसनेरिया। तो वेलिसनेरिया में फूल पानी के नीचे पैदा होते हैं, यानी कि अंडर वाटर फ्लावर ग्रो करते हैं, और परिपक्व होने पर नर फूल पौधे से अलग हो जाता है और पानी की सतह पर तैरता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये नर पुष्प है जो कि पानी की सतह पर तैर रहा है। यहाँ पर आप उसको एक गोलाई में घूमते हुए, तैरते हुए देख सकते हैं। इसमें 3 दलपुंज और 2 पुंकेसर होते हैं। दलपुंज यानी कि पेटल्स, तो इसमें 3 पेटल्स होते हैं। और मादा पुष्प पानी की सतह के नीचे उगता है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो नर पुष्प है, तैरकर पानी की सतह तक पहुंच गया है, जबकि मादा पुष्प पानी की सतह के नीचे उगता है। अब परागण के दौरान मादा पुष्प का डंठल में विस्तार होता है,
और वह पानी की सतह तक आ जाता है। और तैरते हुए नर फूल यानी कि नर पुष्प मादा पुष्प तक पहुंचते हैं और इस प्रकार परागण होता है। जो नर पुष्प होते हैं वो पानी की सतह पर तैर रहे हैं और जो मादा पुष्प है उसका डंठल भी लंबा हो गया है जिससे कि मादा पुष्प भी सतह तक आ गया है और इस प्रकार परागण संभव हो पाता है। अब है परागण के जैविक माध्यम जिसमें सबसे पहले है कीट परागण यानी एंटोमोफिली। तो कीटों द्वारा पुष्प के परागण को एंटेमोफिली के रूप में जाना जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर भी यानी कि मधुमक्खी द्वारा परागण हो रहा है। अब कीट परागित पुष्पों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहले ये आकर्षक होते हैं। क्यों आकर्षक होते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है इन्हें कीटों को आकर्षित करना होगा, तभी तो कीट इनके पास आएंगे और पराग कण को जिसके अंदर की नर युग्मक हैं लेकर जाएंगे स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक अपने पैरों या शरीर पर चिपकाकर। दूसरी विशेषता है कि कीट परागित पुष्प रंगीन होते हैं और गंध युक्त होते हैं, यानी कि इनमें एक सुगंध होती है जो कीटों को आकर्षित करती है और साथ ही इनका रंग भी आकर्षक होता है जिससे कि कीट इन पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके अलावा ये अत्यधिक संख्या में बनते हैं। यहाँ पर भी एक माध्यम की आवश्यकता है, तो ये हमेशा संभव नहीं है कि कीट पराग कण को सही जगह लेकर जाए। तो इसलिए पराग कणों को यानी कि पोलन ग्रेन्स को बहुत अधिक संख्या में बनना होता है, जिससे कि अगर कुछ नष्ट भी हो जाए, तो कम से कम कुछ पोलन ग्रेन्स को कीट मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक लेकर जा सकें। अगली विशेषता है मकरंद युक्त। तो जो कीट परागित पुष्प होते हैं, वो मकरंद युक्त होते हैं, यानी कि उनके अंदर नेक्टर होता है जिसे खाने के लिए या जिसे शहद बनाने के लिए कीट लेकर जाने वाले हैं या मधुमक्खियां लेकर जाने वाली हैं। अगली विशेषता है चिपचिपे परागकण। इस प्रकार के पोलन ग्रेन यानी कि इस प्रकार के जो पुष्प होते हैं उनमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं, ताकि वो कीटों के जो भी इंसेक्ट उनके ऊपर बैठ रहे हैं उनके पैरों पर चिपक सकें और उनके साथ ट्रेवल करके यानी परागण की प्रक्रिया के माध्यम से पहुंच सके किसी मादा पुष्प के स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक। इसका उदाहरण है युक्का का पौधा जिसमें कि एक सलव यानी कि एक कीट टेजेटिकुला जिसका नाम है के साथ एक अविकल्पी सहजीवी संबंध विकसित किया है। तो यहाँ पर एक अविकल्पी सहजीवी संबंध देखने को मिलता है युका प्लांट और एक सलभ के बीच यानी मॉथ के बीच। अविकल्पी का मतलब है कि एक दूसरे के बिना इनका जीवन चक्र संभव नहीं है। तो सलभ यानी कि जो मॉथ है युका के पुष्प में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। मादा सलभ यानी कि जो फीमेल मॉथ होती है वो युका के पुष्प में अपने अंडे देती है उसकी कैविटी में, जिससे कि पुष्पों में परागण की प्रक्रिया संभव हो पाती है। और इसके बाद जब मॉथ के लार्वा मैच्योर हो जाते हैं यानी परिपक्व हो जाते हैं, तो वो इस प्लांट में यानी यूका प्लांट के जो फल होते हैं उनके बीज यानी सीड्स को खाते हैं और इस प्रकार से वो एक वयस्क के रूप में वहां से बाहर निकलते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कीट परागण का। इसके अलावा एक और उदाहरण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ऑर्किड ऑफ रीच के पुष्प में। यहाँ पर एक ततैया जिसका नाम है कोल्पा ऑरिया परागण में मदद करता है ऑर्किड ऑफ रीच के पुष्प की। तो मादा ततैया के साथ मिलता जुलता पुष्प होता है यहाँ पर ऑर्किड ऑर्फिया के प्लांट का, यानी कि यहाँ पर जो पुष्प होता है वो बिल्कुल एक फीमेल ततैया की तरह दिखाई देता है और नर कीट जो यहाँ पर आता है वो उस पुष्प को फीमेल इंसेक्ट समझता है, यानी कि मादा ततैया समझ लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है सहवास करने के लिए, जो कि संभव नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर एक चीज हो जाती है और वो होता है ऑर्किड ऑफ रीच के पुष्प में परागण। इसके बाद है पक्षी परागण यानी कि ऑर्निथोफिली। तो पक्षियों द्वारा परागण को ऑर्निथोफिली के रूप में जाना जाता है जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप एक और बात देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पुष्प हैं वो थोड़ा साइज में बड़े हैं और उनकी कैविटी थोड़ा गहरी है, जिनकी विशेषताएं हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पक्षी परागित पुष्प की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पहला है ये आकर्षक और मजबूत होते हैं। आकर्षक होना तो बहुत ही आवश्यक है जैसे कि कीट परागण में था, क्योंकि तभी तो पक्षी इन पुष्पों की तरफ आकर्षित होंगे। और साथ ही ये पुष्प थोड़ा स्ट्रांग भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं,
क्योंकि कीटों के मुकाबले पक्षियों का भार अधिक होता है और अगर पक्षी पुष्प पे बैठे तो उसके भार को झेलने के लिए पुष्प को मजबूत होना आवश्यक है, वरना वो टूट सकता है और इससे परागण की प्रक्रिया रुक जाएगी, आगे पीढ़ी नहीं चल पाएगी। दूसरी विशेषता है, ये पुष्प रंगीन होते हैं और गंधयुक्त होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कीट परागण में भी। और रंगीन इसलिए होते हैं क्योंकि पक्षियों को आकर्षित करना है, साथ ही इनमें एक अच्छी सुगंध भी होती है जिससे कि पक्षी इनकी ओर आकर्षित हो सकें। अधिक संख्या में इनके परागकण बनते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स को अधिक संख्या में बनना होता है क्योंकि पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन यानी परागण की प्रक्रिया हो रही है। तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि पक्षी पोलन ग्रेन्स को सही जगह लेकर जाएं, सही पुष्प के वर्तिकाग्र तक लेकर जाएं। इस प्रक्रिया में कई परागकण नष्ट भी होते हैं, इसलिए वो अत्यधिक संख्या में बनते हैं ताकि कुछ न कुछ परागकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच सकें। अगली विशेषता है मकरंद युक्त होते हैं। तो इनमें भी नेक्टर यानी कि मीठा रस भरा होता है इन पुष्पों में भी, जिसे खाने के लिए पक्षी आकर्षित होते हैं। और अगली विशेषता है कप या कलश के आकार के ये पुष्प होते हैं ताकि उसमें अधिक मात्रा में मकरंद आ सके और उस गहरे कप में से निकाल कर और उस गहरे कप में से पक्षी अपना भोजन आराम से ग्रहण कर सकें। अब है चमगादड़ द्वारा परागण यानी चेरेप्टेरोफिली। तो चमगादड़ द्वारा पुष्प के परागण को चिरोप्टेरोफिली के रूप में जाना जाता है। और चमगादड़ परागित पुष्प की क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले कि ये पुष्प मजबूत होते हैं क्योंकि चमगादड़ काफी वजन होता है इनका, तो पुष्प इसका भार संभालने के लिए कैपेबल होना चाहिए। दूसरा है गंध युक्त। तो चमगादड़ यानी बैट्स को आकर्षित करने के लिए, उसे दिशा देने के लिए पुष्प में एक विशेष गंध होती है जिसके कारण चमगादड़ इनकी ओर आकर्षित होते हैं। अगली विशेषता है ये अत्यधिक संख्या में बनते हैं। एज यूजुअल, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि अगर कोई माध्यम, चाहे वो कीट हो, पक्षी हो या हवा हो, अगर दूर तक परागकण को ट्रेवल करना है तो वो बहुत अधिक संख्या में बनते हैं ताकि अगर कुछ पॉलन ग्रेन्स नष्ट हो भी जाएं तब भी कुछ मादा पुष्प तक पहुंच सकें। अगली विशेषता है मकरंद युक्त। इनमें भी नेक्टर होता है, चमगादड़ जिसे खाते हैं, और लंबे डंठल होते हैं। इन पुष्पों के डंठल बहुत लंबे होते हैं जिसके कारण ये विजिबल होते हैं चमगादड़ के लिए रात में, और वो आसानी से इनसे लटक कर इनके मीठे रस को खा सकते हैं और साथ ही परागण की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की कक्षा में हम कितना सीख पाए हैं। हाइड्रोफिली कितने प्रकार की होती है? हाइड्रोफिली यानी कि जल परागण, और हमने पढ़ा था कि ये दो प्रकार की होती है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एक और क्वेश्चन है कि वायु परागित पुष्पों की दो विशेषताएं आपको बतानी है, और वो हैं वायु परागित पुष्प रंगहीन और गंधहीन होते हैं और साथ ही ये अत्यधिक संख्या में बनते हैं। रंगहीन गंधहीन इसलिए क्योंकि इनको कीटों या पक्षियों को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती है, और अत्यधिक संख्या में इसलिए बनते हैं क्योंकि अगर वायु के माध्यम से गति करते हुए यानी कि परागण की प्रक्रिया करते हुए कुछ परागकण या अधिकांश परागकण नष्ट भी हो जाते हैं, तब भी कुछ न कुछ स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो आज की कक्षा में हमने चर्चा की परागण के माध्यम, अजैविक माध्यम, जैविक माध्यम, वायु परागण, जल परागण, कीट परागण और जंतु परागण। तो आज की कक्षा में हमने जो सीखा उसके आधार पर आपके लिए कुछ गृह कार्य है। अपने आसपास के पुष्पों में आने वाले विभिन्न जीवों का विश्लेषण कीजिए, उन्हें देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि वो किस प्रकार पॉलिनेशन यानी कि परागण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। साथ ही पुष्प के रंग पौधों के लिए यानी कि पौधों के पुष्पों के लिए परागण में किस प्रकार सहायता करते हैं, इस पर भी विचार कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो आज की कक्षा में इतना ही। आशा है कि आज की कक्षा आपके लिए रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही होगी। अगली कक्षा में हम इसी अध्याय के अगले भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।